हेलो दोस्तों, वेलकम टू द गिट एंड गिटहब क्रैश कोर्स। इस कोर्स के अंदर हम लोग गिट एंड गिटहब को बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट लेवल तक काफ़ी अच्छे से सीखने वाला है और प्रैक्टिकली सीखने वाला है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग गिट को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के बाद उसके अंदर हम लोग अपने टर्मिनल पे कमांड्स रन करके हमारे गिटहब के रिपोजिटरी पे उस कोड को पुश करने वाला है और फिर उसके ऊपर बाकी की सारी ऑपरेशंस जैसे कि ब्रांचेस, फिर ब्रांचेस के हम लोग कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे हैंडल कर सकते हैं। बाद में जो हम लोग के कमिट्स है उसमें अगर हमारी कुछ गलती हो गई है तो उस कमिट्स को हम लोग अंडू कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस कोर्स में देखने वाले हैं। तो इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपके पास 3 चीज़ें आपके लैपटॉप में या फिर आपके मशीन में हो। वो 3 चीज़ें ये है कि पहले तो आपका github.com पे अकाउंट होना चाहिए। एक सिंपल साइनअप है, कोई भी आप गूगल के ईमेल आईडी से या फिर नॉर्मल ईमेल आईडी से आप साइनअप कर सकते हो। और दूसरी चीज़ है कि आपके पास VS कोड नाम का जो कोड एडिटर है, विजुअल स्टूडियो कोड, वो आपके लैपटॉप में होना चाहिए। और तीसरी चीज़ है जो कि गिट बैश बोल सकते हो आप, वो आपके लैपटॉप में लोकली इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ों के लिए जो लिंक्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, रिसोर्सेस करके, प्री रिक्विजिट रिसोर्सेस। तो वो तीनों लिंक्स जाके चेक कर लेना और उन तीनों लिंक्स में जाके आप आपके github.com पे अकाउंट बना सकते हो। विजुअल स्टूडियो कोड जो कि कोड एडिटर है उसको डाउनलोड कर सकते हो। और द थर्ड चीज़ जो कि गिट इंस्टॉल करना है, तो आपका कौन सा भी मशीन हो, मैक ओएस हो, विंडोज़ हो या फिर लिनक्स हो, तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम का लिंक मैंने नीचे डाल दिया है। वो पर्टिकुलर एक ब्लॉग टाइप आर्टिकल है, तो उसको जाके चेक कर लेना। गिट को अपने लोकल मशीन में कैसे इंस्टॉल करना है आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो दैट्स इट फॉर द इंट्रोडक्शन। और अभी चलिए जल्दी से कोर्स को स्टार्ट करते हैं। तो अभी व्हाट इज़ गिट? गिट एक्चुअली क्या है? तो गिट एक फ्री एंड ओपन सोर्स वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। तो अभी वर्जन कंट्रोल सिस्टम ये क्या है? तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम वो एक ऐसा मैनेजमेंट है जो कि हमारे डॉक्यूमेंट्स के चेंजेस, कंप्यूटर प्रोग्राम्स के चेंजेस या फिर जो हमारे बड़े बड़े एप्लीकेशंस होते हैं उनमें जो अलग अलग चेंजेस होता है, जैसे कि आपको कोई फीचर ऐड करना हो, कोई बग फिक्स करना हो, तो वो जो बग फिक्सेस है, फीचर्स है, उनका जो मैनेजमेंट होता है वो मैनेजमेंट करने के लिए वर्जन कंट्रोल सिस्टम बनाया जाता है। और गिट एक वैसा ही वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। तो ये एक गिट का इंट्रोडक्शन था। अभी हम लोग इसके बाद डायरेक्टली गिटहब में जाके एक रिपोजिटरी बना के उसके अंदर हम कैसे वर्क कर सकते हैं वो देखने वाले। तो दोस्तों अभी तो हम लोग देखेंगे कि किसी भी गिटहब के रिपोजिटरी को हम लोग रिमोटली लिंक कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो मैंने एक यहाँ पे एम्प्टी फोल्डर खोल के रखा हुआ है। इसके अंदर VS कोड पे मैंने एक एम्प्टी फोल्डर खोल के रखा है। इसके अंदर मैं एक रीडमी फाइल बनाने वाला हूँ, readme.md, जो कि एक मार्कडाउन फाइल होगी। और इसके अंदर मैं हमारा जो इस फोल्डर का नाम है वो बस मैं लिखने वाला हूँ। इसे सेव कर देता हूँ। और अभी हम लोग को पहले तो टर्मिनल खोलना है। टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल में जाके आप खोल सकते हो या फिर Ctrl+ या फिर Ctrl+J का इन कमांड्स का यूज़ करके खोल सकते हो। और यहाँ पे कोई भी कमांड लिखने से पहले हमें अभी पहले गिटहब पे जाना है। तो मैं यहाँ पे गिटहब पे आ चुका हूँ और मैं न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करने वाला हूँ। मैं न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आके मैं git crash 2 लिखने वाला हूँ। और इसे मैं ऐड रीडमी फाइल पे क्लिक नहीं करने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ भी नहीं लिखूँगा, पब्लिक रखूँगा और इसे मैं क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर देने वाला हूँ। अभी इसके बाद हमें यहाँ पे
पूरा का पूरा लिखा हुआ आ रहा है कि हम लोग इस रिपोजिटरी को हमारे लोकल रिपोजिटरी के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमें पहले तो एक रीडमी फाइल क्रिएट करनी है जो कि हम लोग ने कर दी। इसके बाद हमें गिट इनिट करना है इसके अंदर, तो हम लोग अभी गिट इनिट करेंगे। गिट इनिट के बाद ये फोल्डर हमारे यहाँ पे आ चुका है और ये फोल्डर बेसिकली हमारा सारा का सारा गिट का डेटा स्टोर करता है जो कि हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं कमिट्स के। इसके बारे में मैंने वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है। और अभी हम लोग को git add readme.md करना है, तो git add readme.md के जगह मैं यहाँ पे git add डॉट करूँगा ताकि ये चेंजेस स्टेज्ड हो जाए। और इसके बाद मैं यहाँ पे git कमिट करने वाला हूँ, git commit -m, और इसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ फर्स्ट कमिट, और इस कमिट को मैं कमिट कर देने वाला हूँ एंटर दबा के। ये चेंजेस यहाँ पे कमिट हो चुके हैं और मैं यहाँ पे एक ब्रांच हमें स्पेसिफिकली डालनी पड़ेगी। तो ब्रांच डालने के लिए मैं गिट ब्रांच डैश कैपिटल M हमें लिखना होगा और उस ब्रांच का नेम लिखना होगा। मेन ब्रांच का नेम होता है जो कि मास्टर ब्रांच होती है। तो मेन ब्रांच का हम लोग ने यहाँ पे नाम लिखा है क्योंकि हमें मेन ब्रांच पे ही इस पर्टिकुलर कोड को पुश करना है। और मैं यहाँ पे एंटर दबाने वाला हूँ। तो यहाँ पे ब्रांच भी हमारी सेट हो चुकी है, कोड हमारा कमिट भी हो चुका है। लेकिन अगर हम अभी इस कोड को पुश कर दे तो इसको समझेगा नहीं कि हमें किस रिपोजिटरी पे पुश करना है, क्योंकि अभी तक रिपोजिटरी हम लोग ने कनेक्ट नहीं करी हुई है। तो उस रिपोजिटरी को कनेक्ट करने के लिए हमें इस लिंक को कॉपी करना है। ये लिंक को कॉपी करने के बाद हमें बेसिकली जो git remote add origin कमांड है उस कमांड का यूज़ करना है ताकि जो उसका ओरिजिन है वो सेट हो जाए git remote add origin। और इस git remote add origin के बाद हमें उस लिंक को पेस्ट कर देना है जो कि हमारी रिपोजिटरी लिंक है, ताकि इसको पता चल जाए कि इस लोकल रिपोजिटरी का जो रिमोट रिपोजिटरी से लिंक है वो ये पर्टिकुलर लिंक है। तो इस कमांड की मदद से वही हम लोग गिट को बता रहे हैं। अभी मैं एंटर दबाने वाला हूँ। यहाँ पे ये चीज़ भी सेट हो चुकी है। और अभी मैं अगर यहाँ पे गिट पुश कर दूँ उसके बाद मुझे सेट अपस्ट्रीम लिखना पड़ेगा। सेट अपस्ट्रीम के जगह मैं -u का इस्तेमाल कर सकता हूँ शॉर्ट हैंड के लिए। और मैं ओरिजिन लिखूँगा और जो हमारे ब्रांच का नाम है मेन वो मैं यहाँ पे लिखूँगा और मैं यहाँ पे एंटर दबाने वाला हूँ। और ये सारे के सारे चेंजेस अभी मेन ब्रांच में पुश हो चुके हैं। और अभी अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे रीलोड कर दूँ तो यहाँ पे ये चीज़ हम लोग को दिख रही है। मैं आपको एक नॉर्मल सा पुश करके भी दिखाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे एक नई लाइन डाल दी कि दिस इज़ न्यू लाइन, सेव कर देता हूँ और इस चीज़ को मैं git commit -am और उसके बाद मैं मैसेज लिखूँगा सेकंड कमिट और इसको मैं एंटर दबा देने वाला हूँ। सेकंड कमिट हमारा हो चुका है और इसी चीज़ को मैं गिट पुश करने वाला हूँ, एंटर दबा देने वाला हूँ। ये पुश यहाँ पे हो चुका है। ये भी हम लोग को यहाँ पे अभी रिफ्लेक्ट करेगा अगर मैं इसे रीलोड कर दूँ तो। जैसे कि आपको दिख रहा है दिस इज़ अ न्यू लाइन। तो आपको समझ में आ गया है कि रिमोटली कैसे हम लोग एक रिपोजिटरी को कनेक्ट कर सकते हैं। वही मैंने इस वीडियो में दिखाया था। तो दोस्तों मैं अभी VS कोड में आ चुका हूँ और VS कोड में मैंने गिट क्रैश नाम का एक फोल्डर है मैंने अपने लोकल मशीन पे बनाया हुआ था, तो उसको मैंने VS कोड के अंदर ओपन कर लिया है।
और अभी हम लोग इसके अंदर, इसी फोल्डर के अंदर, बेसिकली गिट क्रैश नाम के फोल्डर के अंदर हम लोग एक गिटहब की रिपॉजिटरी को क्लोन करने वाले हैं। क्लोन कैसे कर सकते हैं वो देखने वाले। तो अभी मैं पहले गिटहब पे जाता हूँ। तो अभी मैं गिटहब पे आ गया हूँ और अभी इसके अंदर मुझे यहाँ पे प्लस आइकन दिख रहा है राइट साइड में। उधर जाके मैं न्यू रिपॉजिटरी पे क्लिक करूँगा, हमारे पास एक पेज आ जाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद उधर रिपॉजिटरी नेम पूछेगा हमें, तो उसके अंदर मैं रिपॉजिटरी नेम लिखने वाला हूँ गिट क्रैश नाम से, और डिस्क्रिप्शन में एम्प्टी छोड़ दूँगा और ऐड अ रीडमी फाइल पे मैं क्लिक करने वाला हूँ और क्रिएट अ रिपॉजिटरी में मैं क्लिक करूँगा। इसके बाद जो है एक रिपॉजिटरी क्रिएट हो जाएगी जो नाम आपने दिया था, जैसे कि मैंने गिट क्रैश दिया था उस नाम से, और उसके अंदर एक रीडमी फाइल आ जाएगी, मार्कडाउन फाइल, और जिसके अंदर आपके रिपॉजिटरी का नाम बेसिकली लिखा होगा। अभी हम इस रिपॉजिटरी को हमारे लोकल फोल्डर के साथ, फोल्डर के अंदर क्लोन कैसे करेंगे और उसे बेसिकली कनेक्ट कैसे करेंगे क्लोन करके, ताकि ये रीडमी फाइल भी उसके अंदर क्लोन हो जाए। तो मैं यहाँ पे कोड पे जाऊँगा और HTTPS सिलेक्ट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो साइन है कॉपी का, इस पर क्लिक करूँगा, ये लिंक कॉपी हो जाएगी। कॉपीड होने के बाद VS कोड में आना है और अभी हम लोग को टर्मिनल खोलना है, क्योंकि गिट और गिटहब की जो सारी कमांड्स होती है वो टर्मिनल पे रन होती है। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल पे जाऊँगा और न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर सकता हूँ, या फिर मैं कंट्रोल और टिल्डे जो कमांड है उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, या फिर कंट्रोल J का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अभी ये मेरा टर्मिनल यहाँ पे खुल चुका है, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो अभी ये अच्छे से दिख रहा है आपको। और इसके अंदर हम अभी हमारी कमांड्स लिखने वाले हैं। पहले तो हमें वो कमांड लिखनी है जिस कमांड की वजह से हम हमारी रिपॉजिटरी को, जो कि अभी सिर्फ गिटहब पे एग्जिस्ट करती है, उसको हमें यहाँ पे क्लोन कर लेना है। तो उसके लिए एक बेसिक कमांड है गिट क्लोन नाम की, और गिट स्पेस क्लोन लिखने के बाद स्पेस दे के आपने जो अभी लिंक कॉपी करी थी रिपॉजिटरी की, वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है और एंटर दबा देना है। तो यहाँ पे आपको मैसेज आएगा क्लोनिंग इनटू गिट क्रैश, जो कि आपका फोल्डर होगा। आपके फोल्डर के नाम से, फोल्डर का नाम यहाँ पे बेसिकली आ जाएगा। और यहाँ पे अभी एक गिट क्रैश नाम का फोल्डर आ चुका है जो कि हमारी रिपॉजिटरी है। अभी इसको मैं खोल दूँ तो यहाँ पे एक readme.md फाइल है और इसके अंदर गिट क्रैश लिखा हुआ है। अगर मैं इसको प्रीव्यू कर दूँ तो ये ऐसे दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सेम इसके जैसा हमें दिख रहा है यहाँ पे। और इसके अंदर ये .git नाम का फोल्डर जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, शायद से आपको दिख नहीं रहा होगा। कई मशीन्स में जो हिडन फाइल्स होती है, ये बहुत बार हिडन फाइल होती है, तो हिडन फाइल यहाँ पे दिखाने का ऑप्शन हम लोगों ने कई बार चूज़ नहीं किया होता, तो उस वजह से यहाँ पे वो दिख नहीं पा रहा होगा आपको, क्योंकि .git जो है वो एक हिडन फोल्डर होता है। और इसके अंदर बेसिकली हमारा जो कुछ भी रिकॉर्ड होगा, हम किसी भी कमिट को पुश करेंगे, किसी भी चीज़ को ऐड करेंगे, कमिट करेंगे, पुश करेंगे, कोई नई ब्रांच बना लेंगे, तो वो जो सारा का सारा रिकॉर्ड है, हम लोग कौन सी चीज़ कब कर रहे हैं, कौन सी ब्रांच कब बना रहे हैं, वो सारा का सारा रिकॉर्ड इस फोल्डर में जाके स्टोर होने वाला है हमारी रिपॉजिटरी का, जो कि हमारे लोकल मशीन के अंदर भी स्टोर होगा। क्योंकि हम लोग हमारे जो रिमोट रिपॉजिटरी है जो कि गिटहब पे एग्जिस्ट करती है यहाँ पे, इससे हम लोग जो ऑपरेशंस करने वाला है इसके ऊपर, कमिट, पुश, ऐड, वो सारे के सारे ऑपरेशंस हम लोग इस मशीन से करने वाले हैं, यहाँ पे इस टर्मिनल के अंदर से करने वाले हैं। तो इसलिए इस गिट फोल्डर का यहाँ पे होना ज़रूरी है। तो अभी आपको बेसिक सारा समझ में आ गया है, सेटअप कैसे होता है और क्लोन कैसी हो रही है रिपॉजिटरी हमारी। अभी मैं इसके अंदर एक बेसिक एडिट करने वाला हूँ, जो कि मैं लिखने वाला हूँ दिस इज़ ए न्यू लाइन। दिस इज़ अ न्यू लाइन मैंने लिख दिया यहाँ पे। मैं इसे सेव करने वाला हूँ और सेव करने के बाद ये रीडमी फाइल का जो कलर है वो येलो हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि वो एडिटेड हो चुकी है।
वो हमारी जो रिमोट रिपॉजिटरी है उससे अभी मैच नहीं कर रही, उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ एक तो डिलीट हुई है, नहीं तो कोई ना कोई चीज़ एक तो ऐड हुई है। ये चीज़ हमें बता रही है। और अभी हम लोग को इस चेंज को हमें गिटहब पे पुश करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको इधर टर्मिनल में आके मैं आपको गिट स्टेटस कमांड डाल के दिखाने वाला हूँ, गिट स्टेटस, ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ जबकि मैं चेंज किया हूँ मैं अपने रीडमी फाइल में। तो अभी हम लोग को यहाँ पे फैटल एरर दिखा रहा है। इसका मतलब कि हम लोग जो गिट स्टेटस कमांड हमने जो रन किया हुआ है वो उस रिपॉजिटरी में रन नहीं किया है। तो अगर आपको दिख रहा है तो गिट क्रैश हम लोग एक्चुअली इसी फोल्डर में है, टर्मिनल के अंदर से हम लोग अभी तक इस फोल्डर के अंदर गए नहीं है। तो हम लोग को टर्मिनल के अंदर से भी उस फोल्डर के अंदर जाना है। तो मैं cd और गिट क्रैश उस फोल्डर का नाम लिखूंगा cd के आगे, एंटर दबाऊंगा। हम लोग अभी उस फोल्डर के अंदर आ चुके हैं और फिर मैं यहाँ पे गिट स्टेटस लिखूंगा और एंटर दबाऊंगा। तो अभी हम लोग को यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है, मॉडिफाइड readme.md। तो ये चीज़ हमें बता रही है कि readme.md जो फाइल है वो मॉडिफाइड हो चुकी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे और एक फाइल ऐड कर दूँ, जैसे कि मैंने index.html मुझे ऐड करनी है, एंटर दबा दिया मैंने। मैं यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड ला लेता हूँ और इसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट के जगह यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ और इसके अंदर एक h1 डाल देता हूँ जिसके अंदर भी मैं सेम चीज़ लिखने वाला हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे इस index.html फाइल को नए से बनाया है, जो कि गिट रिपॉजिटरी को, हमारी जो रिमोट गिट रिपॉजिटरी है, इसको अभी बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये फाइल यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी लोकल मशीन है उसमें उसको पता चल गया है कि index.html जो फाइल है वो रिमोट रिपॉजिटरी पे एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए उसने उसे ग्रीन कलर दे दिया है। और उसी चीज़ को मैं अगर और अच्छे से आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं वापस से यहाँ पे गिट स्टेटस कमांड रन करने वाला हूँ। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पहले सिर्फ हम लोग को मॉडिफाइड readme.md दिख रहा था, जिसमें कि हम लोग ने अभी उसके बाद कोई चेंजेस नहीं किए। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ दिख रही है, अनट्रैक्ड फाइल्स, जिसमें कि index.html हमारी है। तो अनट्रैक्ड फाइल्स का मतलब होता है जो कि फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं करती हमारे गिट रिपॉजिटरी पे, लेकिन अभी हमारे लोकल मशीन में यानी कि लोकल फोल्डर में हमने उसको ऐड कर लिया है, जिसको हमारी रिमोट रिपॉजिटरी को कोई अता पता नहीं है। तो अगर हमें उस रिमोट रिपॉजिटरी को दिखाना है कि यस ये फाइल यहाँ पे मैंने ऐड की है, तो अभी हम लोग उसके लिए गिट ऐड कमांड का यूज़ करने वाला है। मैं पहले तो टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं गिट ऐड कमांड का यूज़ करूँगा। इस गिट ऐड कमांड के आगे स्पेस देके आप डायरेक्टली index.html लिख सकते हो, ताकि वो जो फाइल है वो ट्रैक हो जाए। और अगर आपको जो भी हो सकता है कि आपके रिपॉजिटरी में आपने एक ही साथ 4 से 5 फाइल्स नई क्रिएट की हो, तो वो सारी की सारी फाइल्स लिखने की वजह आप डॉट या फिर पीरियड का इस्तेमाल कर सकते हो, फुल स्टॉप का इस्तेमाल कर सकते हो और एंटर दबा सकते हो। तो इस वजह से अभी ये सारी की सारी फाइल्स स्टेज्ड हो चुकी है। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है स्टेज्ड है ये सारे चेंजेस। अब मैं इसको कमिट करने वाला हूँ, गिट कमिट, और मैं इसके आगे -m लिखने वाला हूँ। -m का मतलब है मैं -m के आगे डबल कोट्स के अंदर एक मैसेज लिखने वाला हूँ जो कि उस कमिट के बारे में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा कि एडेड index.html and a line in readme। ये हो गया मेरा मैसेज। और अभी इसी मैसेज को मैं अगर
कमिट करूँगा तो इस मैसेज का बेसिकली मतलब होता है कि जो कुछ भी आप कमिट कर रहे हो सकता है कि आप कोई फीचर ऐड कर रहे हो आपके किसी कंपनी के रिपोजिटरी में, तो जो बंदा आपकी रिपोजिटरी को मेंटेन कर रहा है उसको समझना चाहिए कि एक्चुअली ये कमिट आपने क्यों किया है, कौन सा फीचर ऐड किया है या फिर कौन सा बग आपने फिक्स किया है, इस वजह से आपने उस कमिट को वहाँ पे पुश किया हुआ है। तो इसी वजह से अगर आपने मैसेज अच्छे से लिखा होगा तो उसको तुरंत समझ जाएगा कि ओके उसने ये फीचर ऐड किया है, तो इसीलिए ये कमिट यहाँ पे आया हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे मैसेज लिखना काफ़ी ज़रूरी है, और अच्छा मैसेज लिखना जो कि काम आपने सच में उधर किया हुआ हो वही मैसेज लिखना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अभी मैं इस पर एंटर दबाने वाला हूँ तो यहाँ पे ये सारे के सारे चेंजेस कमिट हो चुके हैं, आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिखा होगा। अभी इन्हीं कमिट्स को मैं पुश करने वाला हूँ। अभी जो मैंने कमिट किया हुआ है वो अभी यहाँ पे कुछ भी दिखेगा नहीं क्योंकि वो सिर्फ कमिट हुआ है। जब मैं इसे पुश करूँगा तो वो हमें यहाँ पे दिखने वाला है। इन्हीं कमिट्स को मैं अभी पुश करने वाला हूँ। गिट पुश अगर मैं कमांड लिखूँ और एंटर दबा दूँ तो ये सारे के सारे जो कमिट्स थे हमारे, जो कि एक ही कमिट था हालांकि, वो पुश हो जाएंगे। और अभी अगर मैं इधर रीलोड करूं तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि दिस इज़ अ न्यू लाइन यहाँ पे ऐड हो चुका है। और index.html में अगर हम लोग जाए वो फाइल भी ऐड हो चुकी है, और टाइटल के अंदर भी हेलो वर्ल्ड दिख रहा है और h1 के अंदर भी हेलो वर्ल्ड दिख रहा है हमें। तो यही चीज़ें हम लोग ने बेसिकली करी थी, सारे के सारे चेंजेस हमें प्रॉपरली शो हो रहे हैं। तो आपको बेसिकली अभी समझ में आ गया कि रिपोजिटरी ऑनलाइन क्रिएट यानी गिटहब पे क्रिएट करने के बाद उसे क्लोन कैसे कर सकते हैं हम लोग हमारे लोकल फोल्डर के अंदर, लोकल मशीन के फोल्डर के अंदर, और फिर उसके ऊपर हम लोग गिट ऐड करके या फिर उसके ऊपर उस चीज़ को जो कि फ़ाइल हम लोग के यहाँ पे क्लोन हो चुकी है उसके अंदर एडिट्स करके या फिर नई फाइल्स क्रिएट करके हम लोग उस पर्टिकुलर चेंज को कमिट कैसे कर सकते हैं और उस कमिट को बाद में पुश कैसे कर सकते हैं, वो हम लोग ने अब तक समझा हुआ है। अभी हम लोग ब्रांचेस की तरफ बढ़ने वाला है। तो अभी मैं वापस से टर्मिनल में आने वाला हूँ। मैं यहाँ पे टर्मिनल क्लियर करने वाला हूँ, एंटर दबाने वाला हूँ, और यहाँ पे इस टर्मिनल के अंदर मैं पहले तो गिट चेकआउट करने वाला हूँ एक दूसरे ब्रांच के अंदर, जो कि ब्रांच एग्जिस्ट नहीं करती, तो मैं उस ब्रांच को क्रिएट भी करने वाला हूँ और फिर उस ब्रांच में स्विच भी हो जाने वाला हूँ। तो उसके लिए कमांड है गिट चेकआउट -b लिखोगे तो नई ब्रांच क्रिएट हो जाएगी। और यहाँ पे मैं नाम लिखने वाला हूँ सेकेंड ब्रांच, या फिर मैं लिखता हूँ सेकेंड फीचर, ताकि आपको अच्छे से आइडिया आ जाए। तो मैं यहाँ पे लिखा है गिट चेकआउट -b स्पेस सेकेंड फीचर मेरे ब्रांच का नाम होने वाला है, और -b का मतलब है वो ब्रांच क्रिएट होके उस पर्टिकुलर ब्रांच में हम लोग स्विच हो जाएंगे गिट चेकआउट कमांड की मदद से। अभी मैं एंटर दबाने वाला हूँ और यहाँ पे मुझे मैसेज आ रहा है स्विच्ड टू ए न्यू ब्रांच सेकेंड फीचर। अभी मैं आपको एक कमांड डाल के दिखाने वाला हूँ गिट ब्रांच। तो गिट ब्रांच अगर मैंने डाली तो हम लोग पहले मेन ब्रांच में थे और अभी हम लोग सेकेंड फीचर ब्रांच में आ चुके। तो अभी मैं इस पर्टिकुलर ब्रांच में एक यहाँ पे h2 लगाने वाला हूँ और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ दिस इज सेकेंड फीचर, और फुल स्टॉप लगा देता हूँ, सेव कर देता हूँ। और मैं रीडमी में भी यहाँ पे अपडेट करने वाला हूँ कि दिस इज सेकेंड फीचर, और इससे भी मैं सेव कर देने वाला हूँ। और अभी ये दोनों फाइल्स अभी चेंज हो चुकी है, जो कि हम लोग को दोनों की दोनों येलो दिख रही है। और अभी मैं इन्हीं चेंजेस को हमारी सेकेंड फीचर ब्रांच पे मैं पुश करने वाला हूँ, जैसे कि हम लोग ने पहले मेन ब्रांच पे पुश किया था, सेम वैसे ही। बस अभी मैं यहाँ पे एक चीज़ कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोग ने index.html लास्ट टाइम नई क्रिएट करी थी,
अभी इसमें हम लोग ने कोई भी फाइल नई क्रिएट नहीं करी है, तो मैं git add कमांड का अलग से इस्तेमाल करने के बजाय मैं अगर git commit कमांड का इस्तेमाल करूँ और git commit के आगे जो हम लोग ने सिर्फ -m लिखा था, उसके अलावा अगर मैं -am लिखूँ तो ये जो सारे के सारे चेंजेस हैं वो ऐड भी हो जाएंगे और कमिट भी हो जाएंगे। और फिर मैं इस -am के आगे मैं डबल कोट्स डाल के अपना मैसेज लिख सकता हूँ कि सेकेंड फीचर एडेड। ओके, तो मैं अभी इस am का इम्पोर्टेंस समझाता हूँ आपको कि am का इम्पोर्टेंस बस यही है कि हम लोग को git add कमांड का यूज़ नहीं करना पड़ता, लेकिन ये तभी वर्क करेगा जब आपने कोई नई फाइल क्रिएट नहीं की हो, कोई अनट्रैक्ड फाइल अगर नहीं हो तभी ये चीज़ वर्क करेगी। अगर ये अनट्रैक्ड फाइल है इस रिपोजिटरी के अंदर तो फिर ये कमांड आपको एरर दे सकती है। और मैं अभी इस मैसेज को, इस कमिट को कमिट करने वाला हूँ। कमिट हो चुका है हमारा और अभी मैं इसी चेंज को पुश करने वाला हूँ हमारी उस ब्रांच पे। लेकिन अभी मैं अगर गिट पुश कर दूँ, सिर्फ गिट पुश कमांड का यूज़ करूँ, तो मुझे यहाँ पे फैटल एरर दिखा रहा है कि गिट पुश सेट अपस्ट्रीम ओरिजिन सेकेंड फीचर इस कमांड का यूज़ करना चाहिए। तो ये एक्चुअली है क्या? तो हम लोग ने अभी जो है नई ब्रांच में स्विच किया हुआ है, तो गिट पुश कमांड को या फिर गिट को एक्चुअली पता नहीं है कि कौन सी ब्रांच में कोड पुश करना है। तो उसके लिए हमें गिट पुश के आगे ओरिजिन और उस ब्रांच का नाम, तो उस ब्रांच के नाम पे वो जाके पुश हो जाएगा, जो कि है हमारा सेकेंड फीचर। और सेकेंड फीचर के पहले जो यहाँ पे आपको सेट अपस्ट्रीम दिख रहा है, उस सेट अपस्ट्रीम के जगह आप -u भी कर सकते हो। और इस सेट अपस्ट्रीम का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपको जो ये ओरिजिन सेकेंड फीचर दिख रहा है ये आपको हर बार यूज़ नहीं करना होगा। आप जब भी इस ब्रांच के अंदर स्विच हो जाओगे तो आप सिर्फ गिट पुश कमांड की मदद से प्रॉपरली उस ब्रांच के ऊपर हम अपना कोड पुश कर पाओगे। इसी का शॉर्ट हैंड है जो कि हम लोग को -set -upstream दिख रहा है, इसी का शॉर्ट हैंड -u है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे -u यूज़ किया है और मैं अभी एंटर दबाने वाला हूँ। तो यहाँ पे सारा जो कोड था हम लोग ने नया किया हुआ सेकंड फीचर का वो पुश हो चुका है। और यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है ब्रांच सेकंड फीचर सेट अप टू ट्रैक रिमोट ब्रांच सेकंड फीचर फ्रॉम ओरिजिन। तो अभी हम लोग गिट पे जाके देखते हैं। यहाँ पे हम लोग को एक मैसेज आ रहा है, सेकंड फीचर हैड रीसेंट पुशेस लेस देन अ मिनट अगो। तो अभी हम लोग सेकंड फीचर ब्रांच पे जाके देखते हैं एक्चुअली वहाँ पे क्या है। तो हम लोग को दिख रहा है दिस इज़ अ सेकंड फीचर, जो कि लाइन हम लोग ने अभी ऐड की हुई थी वो हम लोग को दिख रही है। और index.html में भी हम लोग को ये h2 दिख रहा है जो कि लिखा हुआ है दिस इज़ अ सेकंड फीचर। तो वो कोड प्रॉपरली हमारा इस ब्रांच पे आ चुका है। वही हम लोग अगर मेन ब्रांच में जाके देखें तो हम लोग को यहाँ पे वो कोड दिख नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग ने वो सिर्फ इसी ब्रांच पे हम लोग ने पुश किया हुआ था। तो इसका अभी मेन रीज़न क्या है, ब्रांचेस का एक्चुअली मतलब क्या है, क्यों ब्रांचेस होती है गिटहब पे या फिर गिट पे। तो इसका मेन रीज़न या फिर मेन इम्पॉर्टेंस मैं बोल सकता हूँ यही है कि अगर आप किसी फीचर को, कोई कंपनी में आप काम कर रहे हो और आपके जैसे वहाँ पे कई लोग होंगे, तो आपके जैसे आपको जो काम असाइन किया होगा कि एक पर्टिकुलर फीचर को बनाना है या फिर पर्टिकुलर बग को फिक्स करना है, वैसे ही और 4 से 5 लोगों को अलग अलग फीचर्स या फिर अलग अलग बग्स फिक्स करने को दिए होंगे। तो अगर आप सब लोग एक ही टाइम पे अगर मेन ब्रांच पे वो कोड पुश कर दोगे तो जो लाइव जो आपका एप्लीकेशन रहता है, वेबसाइट होगी या फिर एप्लीकेशन होगा, मोबाइल ऐप होगा, तो उसमें तुरंत बग्स आने लग सकते हैं। और उसी के वजह से यहाँ पे ब्रांचेस रहती है ताकि आप अपनी खुद की एक ब्रांच बना के उसी पे कोड पुश करो। फिर जो गिटहब के रिपोजिटरी का मेंटेनर होगा जो कि मेंटेन करेगा आपकी गिटहब रिपोजिटरी को आपकी कंपनी में, वो पहले तो आपके कोड को देखेगा, उसको टेस्ट करेगा और फिर टेस्ट करने के बाद अगर वो सही चल रहा है
तो ही वो उसे मेन ब्रांच में आके मर्ज कर देगा, मेन ब्रांच में आके आपका फीचर ऐड हो जाएगा और फिर वो आपके मेन एप्लीकेशन में वो फीचर चला जाएगा। तो यही मेन इम्पॉर्टेंस है, यही मेन फंक्शन है ब्रांचेस रखने का गिट पे या गिटहब पे। तो अगर मैं अभी आपको पुल रिक्वेस्ट ला के दिखाऊँ और इसे मर्ज करके दिखाऊँ, तो अभी मैंने आपको डिफरेंस दिखाया कि मेन ब्रांच पे वो कोड एग्जिस्ट नहीं करता जो कि हमारी सेकेंड ब्रांच में यहाँ पे करता है, राइट। तो मैं अभी कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट पे चला जाऊँ और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बेस मेन है, हमारा बेस ब्रांच मेन है और कंपेयर हम लोग सेकेंड ब्रांच के साथ कर रहे हैं, सेकेंड फीचर ब्रांच के साथ कर रहे हैं। तो अभी इसमें क्या होगा कि जो कोड सेकेंड फीचर ब्रांच में एग्जिस्ट करता है वो हमारा पूरा का पूरा क्लोन होके मेन ब्रांच में चला जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे अगर क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट कर दूँ, हमारा जो मैसेज था, देखो मैसेज लिखना क्यों ज़रूरी है, तो यहाँ पे वो मैसेज आ रहा है। अगर मैं इस रिपोजिटरी का मेंटेनर हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि ओके सेकेंड फीचर एडेड, तो मुझे समझ रहा है कि ये इसी बंदे ने सेकेंड फीचर यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो अभी यहाँ पे मैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करने वाला हूँ। पुल रिक्वेस्ट का मतलब बेसिकली यही होता है कि मैंने उस मेन ब्रांच पे पुल रिक्वेस्ट भेज दी, तो जो भी उधर पर्सन होगा वो अभी बिना, अगर उसे कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र नहीं आ रहे तो फिर वो इसे मर्ज कर सकता है इस पुल रिक्वेस्ट को। और अभी मैं इस चीज़ को यहाँ पे मर्ज करने वाला हूँ। मर्ज करने के बाद बेसिकली जो हमारा सेकंड फीचर के अंदर कोड था वो सारा का सारा मेन ब्रांच पे क्लोन हो जाएगा सेम टू सेम। अभी मैं यहाँ पे मर्ज पुल रिक्वेस्ट करने वाला हूँ और यहाँ पे मुझे दिख रहा है मर्ज पुल रिक्वेस्ट #1 क्योंकि ये फर्स्ट पुल रिक्वेस्ट है फ्रॉम सुमेध दीक्षित। सुमेध दीक्षित इज़ माई यूज़र नेम, जो मेरा गिटहब का यूज़र नेम है, और मुझे सेकंड फीचर जो कि मेरा ब्रांच का नाम है वो मुझे दिख रहा है। मैं यहाँ पे कन्फर्म मर्ज करने वाला हूँ और यहाँ पे हमारी जो रिपोजिटरी के अंदर सेकंड फीचर ब्रांच थी वो मेन के अंदर मर्ज हो चुकी है और यहाँ पे दिख रहा है पुल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मर्ज्ड एंड क्लोज्ड। तो यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट मर्ज होने के बाद सक्सेसफुली क्लोज भी हो चुकी है। तो पहले तो हम लोग कोड के अंदर जाते हैं और यहाँ पे कोड के अंदर हमें दिख रहा है कि मेन ब्रांच के अंदर ही हम लोग, और हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है दिस इज़ अ सेकेंड फीचर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और index.html में भी हमें h2 दिख रहा है दिस इज़ अ सेकेंड फीचर। तो अभी ये मर्ज हम लोग ने कर लिया, मर्ज ऐसे वर्क करता है वो मैंने आपको दिखा दिया। और अभी इसके बाद हम लोग एक कॉन्फ्लिक्ट टाइप ऑफ मर्ज में आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो हम लोग कैसे वर्क करेंगे। और अभी जो हम लोग ने पुल रिक्वेस्ट या मर्ज किया वो हम लोग ने गिटहब की मदद से किया, लेकिन उसके अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो मैं आपको टर्मिनल की मदद से दिखाने वाला हूँ, गिट की मदद से दिखाने वाला हूँ। तो चलिए टर्मिनल में चलते हैं। मैं पहले तो क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ को, और मैं अभी हम लोग किस ब्रांच में है वो हम लोग पहले तो देखते हैं। अभी मैं गिट ब्रांच करूँगा तो हम लोग सेकंड फीचर ब्रांच में है। तो अभी मैं इसके अंदर जो हमारी थर्ड लाइन है उस थर्ड लाइन पे मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ दिस इज अनदर फीचर, और मैं इस पे फुल स्टॉप लगा के इसे सेव करने वाला हूँ दिस इज़ अनदर फीचर करके। यहाँ पे रीडमी फाइल येलो हो चुकी है वापस से, और ये थर्ड लाइन पे मैंने किया हुआ, ये मुझे याद रखना है क्योंकि अगर मुझे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना है तो मुझे सेम लाइन पे अलग अलग ब्रांचेस पे कोड लिखना या फिर कोई कंटेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं इस चेंज को पहले तो पुश करने वाला हूँ सेकंड फीचर ब्रांच पे। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा git commit -am और मैं यहाँ पे मैसेज लिखने वाला हूँ बेसिकली कि another feature added, और मैं एंटर दबाने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ कमिट हो चुकी है और मैं इसे गिट पुश भी करने वाला हूँ, और मैंने यहाँ पे गिट पुश कर दिया है। और गिट पुश करने के बाद मैं अगर
सेकंड फीचर में चला जाऊँ, सेकंड फीचर ब्रांच पे मुझे दिख रहा है दिस इज़ अनदर फीचर, थर्ड लाइन पे यहाँ पे वो एग्जिस्ट करता है। अभी मैं टर्मिनल के अंदर क्लियर करने वाला हूँ वापस से और मैं ब्रांच चेंज करने वाला हूँ गिट चेकआउट। तो पहले हम लोग ने जब ब्रांच चेंज की थी तो हम लोग ने नई ब्रांच क्रिएट भी करी थी, लेकिन अभी हम लोग एग्जिस्टिंग ब्रांच में स्विच कर रहे हैं तो हम लोग को -b लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं गिट चेकआउट, सेकेंड फीचर नहीं, हमें मेन ब्रांच में स्विच करना है और मैं अभी मेन ब्रांच में स्विच कर देता हूँ गिट चेकआउट। और फिर उसके आगे हम लोग को सिर्फ ब्रांच का नाम लिखना है, तो वो एग्जिस्टिंग ब्रांच अगर है तो उसमें वो स्विच कर जाएगा। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है स्विच टू ब्रांच मेन। एक बार गिट ब्रांच कमांड डाल के देख लेते हैं। तो अभी हम लोग मेन में आ चुके हैं, जो कि हम लोग पहले सेकेंड फीचर ब्रांच में थे, अभी हम लोग मेन में आ चुके हैं। तो अभी इस मेन के अंदर भी मैं थर्ड लाइन पे एक सेम काइंड ऑफ कोड लिखने वाला हूँ। दिस इज, ये मैं पूरे कैप्स में लिखता हूँ ताकि हम लोग को समझ में आ जाए। दिस इज अनदर फीचर, फुल स्टॉप देने वाला हूँ, सेव करने वाला हूँ और इसको भी मैं अभी पुश करने वाला हूँ। तो मैं गेट कमिट -am का इस्तेमाल करूँगा और डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पे मैसेज लिखने वाला हूँ वन अनदर फीचर एडेड, और इसको मैं कमिट कर देने वाला हूँ। अभी कमिट के बाद मैं यहाँ पे गिट पुश करूँगा और गिट पुश करने के बाद तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि गिट पुश करने से पहले मुझे गिट पुल करना पड़ेगा, ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं अभी पहले गिट पुल कर लेता हूँ, फिर अभी मैं गिट पुश करने वाला हूँ। तो अभी हमारा जो कोड है वो मेन रिपॉजिटरी में यहाँ पे आ चुका है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है मेन ब्रांच में। तो यहाँ पे थर्ड लाइन पे दिस इज़ अनदर फीचर पूरे कैप्स लॉक में हमें दिख रहा है और सेकंड फीचर ब्रांच के अंदर स्मॉल लेटर्स में दिख रहा है दिस इज़ अनदर फीचर। तो एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या था कि हम लोग को ये बता रहा था कि एक्चुअली ये जो ब्रांच है हमारी मेन वो प्रॉपरली फेच नहीं हुई है अच्छे से, जो कि हम लोग की यहाँ पे गिटहब पे अपडेटेड हो चुकी थी, क्योंकि दिस इज़ अ सेकेंड फीचर वो यहाँ पे इस ब्रांच के अंदर अपडेट नहीं हुआ था जबकि हम लोग ने ये लाइन टाइप करी थी। तो इस वजह से वो यहाँ पे दिख नहीं रही थी और वो एरर उसने पकड़ लिया और उस वजह से वो हमें बोलने लगा कि पहले हमें गिट पुल करना पड़ेगा ताकि जो लोकल रिपॉजिटरी के अंदर जो चीज़ें हैं, जो कंटेंट है वो अप टू डेट हो जाए और फिर ही मैं उसके बाद इसके अंदर पुश कर सकता हूँ, इस कमिट को पुश कर सकता हूँ बेसिकली। तो इसीलिए मैंने गिट पुल किया और फिर मैंने गिट पुश कर दिया और वो पुश वर्क कर गया है यहाँ पे। यही रीज़न था वो पर्टिकुलर एरर आने का। लेकिन अभी मैं यहाँ पे एक पुल रिक्वेस्ट लेने वाला हूँ गिट पुल करके, गिट पुल, और मैं इसके आगे ओरिजिन जो है, अगर आप गिट पुल कमांड का यूज़ बिना ओरिजिन लगाए करोगे तो जो पर्टिकुलर ब्रांच में हो आप वही ब्रांच पुल हो जाएगी, लेकिन अगर आप गिट पुल ओरिजिन के बाद उस ब्रांच का नाम लिखते हो तो वो ब्रांच पुल हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे गिट पुल ओरिजिन सेकेंड फीचर लिखने वाला हूँ, एंटर दबाने वाला हूँ और यहाँ पे मुझे कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है, जो कि चीज़ मुझे आपको दिखानी थी कि कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है मर्ज कॉन्फ्लिक्ट इन readme.md ऑटोमेटिक मर्ज फेल्ड। तो अभी हम लोग को यहाँ पे जाना है और हम लोग को दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे जानबूझ के थर्ड लाइन पे ही दोनों लाइंस यहाँ पे
डाली थी ताकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए और आपको पता चल जाए कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि हम लोग ने सेकंड फीचर ब्रांच पे भी थर्ड लाइन पे ही एक लाइन लिखी और मेन ब्रांच में भी थर्ड लाइन पे ही एक लाइन लिखी, और इस वजह से जब हम लोग इसको मर्ज कर रहे थे तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया। तो ये बेसिकली हमें पूछ रहा है कि इसके इन दोनों के बीच में से कौन सी लाइन रखनी है या फिर दोनों लाइंस रखनी है। तो यही चीज़ अगर हमें इसको बतानी है तो हम लोग, अगर आप VS कोड यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा इंटरफेस मिल जाता है। एक्सेप्ट बोथ चेंजेस, एक्सेप्ट इनकमिंग चेंजेस, एक्सेप्ट करंट चेंजेस ओनली। तो यहाँ पे हम लोग को प्रॉपर कंपैरिजन मिल रहा है कि हम लोग ने मेन ब्रांच में दिस इज़ अनदर फ्यूचर कैप्स में लिखा था और सेकंड फीचर ब्रांच में ये हम लोग ने ऐसे लिखा हुआ था। तो अभी मैं यहाँ पे एक्सेप्ट बोथ चेंजेस पे क्लिक करने वाला हूँ, एक्सेप्ट बोथ चेंजेस, और मैं इसको सेव कर देने वाला हूँ। और सेव कर देने के बाद हमें इस चीज़ को, मैं अभी गिट स्टेटस लिखने वाला हूँ। तो गिट स्टेटस लिखने के बाद हमें समझ जाएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो अभी दिख रहा है कि बोथ मॉडिफाइड। तो बोथ मॉडिफाइड के बाद हमें यहाँ पे गिट ऐड और गिट कमिट बेसिकली करना पड़ेगा इस चीज़ को। तो मैं यहाँ पे गिट कमिट करने वाला हूँ, गिट कमिट -am, और मैं यहाँ पे मैसेज लिखने वाला हूँ कि बोथ फीचर्स एडेड, और इसको मैं कमिट कर देने वाला हूँ। बोथ फीचर्स एडेड हमें दिखा रहा है, और इसके बाद मैं इसके अंदर गिट मर्ज कमांड का हम लोग इस्तेमाल कर सकते थे। तो यहाँ पे ऑलरेडी अप टू डेट हमें दिखा रहा है गिट मर्ज कमांड का इस्तेमाल करने की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब पुल किया था तो यहाँ पे ऑटो मर्जिंग स्टॉप कर दी गई थी और इसके अंदर हमें दिखा रहा था कि दिस इज़ अनदर फीचर। ये जो लाइन है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही थी, उस कॉन्फ्लिक्ट को हमने रिजॉल्व कर दिया है। कमिट के बाद मैं बेसिकली यहाँ पे अगर गिट पुश कर दूँ और इसे एंटर दबा दूँ तो यहाँ पे ये जो बेसिकली हम लोग ने चेंजेस बोथ एक्सेप्ट किए हैं, ये चेंजेस यहाँ पे मेन ब्रांच पे जाके पुश हो जाएंगे। तो अभी मैं अगर इसको रीलोड कर दूँ यहाँ पे तो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि दिस इज़ अनदर फीचर, दिस इज़ अनदर फीचर। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे प्रॉपरली दोनों चीज़ें एक के नीचे एक आ चुकी है, जैसे कि हम लोग ने एक्सेप्ट करी थी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने के बाद। तो ये प्रॉपरली हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि मेन ब्रांच के अंदर हम लोग को दोनों फीचर्स ऐड हुए हुए दिख रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग अनडूइंग इन गिट कैसे करते हैं। कोई कमिट आपने किया है, कोई ऐड किया है, गिट ऐड कर लिया है, जिसको स्टेज्ड करना बोलते हैं किसी चेंजेस को, तो उसको आप वापस से अनडू कैसे कर सकते हो वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो वो आपको दिखाने के लिए मैं पहले तो यहाँ पे एक चीज़ एडिट कर लेता हूँ ताकि वो हम अनडू कर सके। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ दिस इज रैंडम फीचर, ठीक है, दिस इज़ अ रैंडम फीचर मैंने लिखा है यहाँ पे। मैं इसको सेव करने वाला हूँ और मैं इसको अभी गिट ऐड की मदद से, मैं गिट ऐड यहाँ पे readme.md लिख के मैं इसे एंटर दबा के गिट ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो चेंज है वो स्टेज्ड हो चुका है। अभी मुझे इसे अनडू करना है तो मैं इधर गिट रीसेट कमांड का यूज़ कर सकता हूँ। गिट रीसेट कमांड की मदद से ये जो चेंज स्टेज हो चुका है वो वापस से अनस्टेज्ड हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे गिट रीसेट कमांड को यूज़ करने वाला हूँ। तो अभी यहाँ पे वो चेंज अनस्टेज्ड हो चुका है, अनस्टेज्ड चेंजेस आफ्टर रीसेट। और अगर मैं यहाँ पे गिट स्टेटस लिख दूँ तो मुझे दिख रहा है कि मॉडिफाइड readme.md, और readme जो फाइल है वो यहाँ पे हम लोग को येलो कलर में दिख रही है। तो ये हो गया, हम लोग ने स्टेज्ड चेंज को वापस से अनस्टेज्ड किया, राइट। स्टेज चेंज को हम लोग ने वापस से अनस्टेज कर लिया
git reset कमांड की मदद से अभी हम लोग वापस से इसी चेंज को, ये अभी तो चेंज है ही राइट, तो अभी हम लोग इसी चेंज को कमिट करेंगे और फिर उसे वापस से रीसेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे git कमिट करने वाला हूँ, इसे -am लिखने वाला हूँ क्योंकि मुझे ऐड भी करना है और कमिट भी करना है, तो मैं am लिखने वाला हूँ। और इधर मैं मैसेज के अंदर लिख दूंगा रैंडम फीचर एडिट, ओके, और मैं इसे कमिट कर देता हूँ। तो अभी ये सारी चीज़ें कमिट हो चुकी है। अभी मैं अगर इसको पुश कर दूँ तो वो हमें गिटहब पे दिखा देगा कि वो चीज़ पुश हो चुकी है। लेकिन अगर इस कमिट को अभी वापस से रीसेट करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो हम लोग वापस से यहाँ पे git reset कमांड का यूज़ करेंगे, लेकिन इस बार हम लोग git reset के आगे हेड लिखेंगे, कैप्स लॉक में कैपिटल लेटर्स में हेड लिखेंगे। तो यहाँ पे हेड क्या होता है? तो हेड एक ऐसा पॉइंटर है जो हमारा लास्ट कमिट है उसको पॉइंट करता है। तो उस पॉइंटर को हम लोग उस पॉइंटर के आगे, हेड के आगे मैं बेसिकली टिल्डे लिखने वाला हूँ और 1 लिखने वाला हूँ। तो ये बेसिकली करेगा क्या, ये चीज़ वहाँ पे क्या करेगी? तो हेड जो पॉइंटर है उसको एक कमिट पीछे ढकाल देगी और वो हेड पॉइंटर अभी एक कमिट छोड़ के उसके पहले वाले कमिट को पॉइंट करेगा, राइट। तो मैं अभी यहाँ पे एंटर दबा देने वाला हूँ और यहाँ पे वापस से मुझे आ रहा है अनस्टेज्ड चेंजेस आफ्टर रीसेट। मैं वापस से अगर यहाँ पे आपको git status कमांड लिख के दिखा दूँ तो आपको दिख रहा है modified readme.md, जो कि कमिट होने के बाद हमें नहीं दिखना चाहिए, राइट। तो अभी ये तो हम लोग ने कमिट कर दिया था और फिर हम लोग ने मॉडिफाइड कर दिया। ये जो कमिट था वो हम लोग ने अभी किया हुआ था, उसको हम लोग ने अंडू कर दिया। लेकिन अगर आपको कोई पहले का जो कमिट है, बहुत पहले का कमिट, उसे अगर आपको अंडू करना है या फिर एक पर्टिकुलर कमिट है उस कमिट के बाद से अगर आपको बहुत सारे बग्स आ रहे हैं, राइट, तो वो 3 से 4 पुश पहले का कमिट हो सकता है। तो उस कमिट को अगर आप अंडू कर दोगे तो सारे के सारे बग्स यहाँ से निकल जाएंगे, ये आपको पता है। तो उस चीज़ को हम लोग कैसे करें? पहले तो मैं टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ और अभी मैं यहाँ पे git log कमांड का यूज़ करने वाला हूँ। git log कमांड का यूज़ करके हम लोग को अभी दिख रहा है कि कौन से कमिट हम लोग ने करे हैं। तो यहाँ पे इस कमिट का हैश भी दिख रहा है हम लोग को। इसी हैश का इस्तेमाल करके हम लोग वापस से उस कमिट को रीसेट करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग को ये कमिट दिख रहा है कि जब हम लोग ने ब्रांच मर्ज करी हुई थी, और हम लोग को ये एक तीसरा कमिट दिख रहा है जो कि हम लोग का फर्स्ट कमिट था, सबसे फर्स्ट। तो ये 3 कमिट्स हम लोग को दिख रहे हैं यहाँ पे। तो अभी मैं इस पर्टिकुलर कमिट को जो कि हम लोग ने मर्ज किया हुआ था, इसको मैं अंडू करना चाहता हूँ। मैं इस हैश को कॉपी करूँगा और मुझे अगर इस गिट लॉग से बाहर निकलना है तो मैं क्यू दबाऊँगा, मैं बाहर निकल जाऊँगा। मैं वापस से टर्मिनल क्लियर कर लेता हूँ और अभी मैं यहाँ पे गिट रीसेट कमांड का यूज़ करने वाला हूँ। गिट रीसेट के बाद मैं जो हम लोग ने हैश कॉपी किया हुआ था उस हैश का इस्तेमाल करके उसको मैं पेस्ट कर देने वाला हूँ और अभी मैं एंटर दबा देने वाला हूँ। तो अभी हम लोग को दिख रहा है कि अनस्टेज्ड चेंजेस आफ्टर रीसेट। अभी हम लोग को यहाँ पे रीडमी में कुछ भी चेंजेस वो टाइप के हुए दिख नहीं रहे। तो मैं पहले तो गिट पुल अगर कर लूँ तो क्या वो मुझे दिखेंगे? नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो हमारी जो लोकल फाइल है वो अभी ओवर रिटन हो चुकी है और वो कमिट अभी अबॉर्टिंग में है। हम लोग ने जो गिट रीसेट किया हुआ था, हम लोग ने हैश डाला था, वो हैश पे वो कमिट आके, वो पर्टिकुलर चीज़ आके वो कमिट हो चुकी है, लेकिन वो यहाँ पे अपडेट होगी नहीं। वही चीज़ अगर
वो एक्चुअली यहाँ पे अभी चेंजेस की तरह दिखाएगी हम लोग को, जो कि हम लोग ने उस कमिट के बाद डाले हुए हैं। तो अभी हम लोग को उसी चीज़ को मैं अगर यहाँ पे गिट स्टेटस लिख दूँ तो हम लोग को दिख रहा है मॉडिफाइड फाइल रीडमी, क्योंकि उसके बाद हम लोग ने सिर्फ रीडमी में ही चेंजेस किए थे। हम लोग ने ब्रांच को मर्ज करने के बाद सिर्फ रीडमी में ही चेंजेस किए थे। अगर मैं अभी गिट लॉग भी लिख दूँ तो हम लोग को यही सिर्फ 2 कमिट्स दिख रहा है। वो पहले का जो कमिट है उसके ऊपर हम लोग पहले से ही जा चुके हैं, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे क्यू दबाने वाला हूँ यहाँ से बाहर आने के लिए। टर्मिनल को मैं क्लियर करने वाला हूँ, और अगर हम लोग को उस पर्टिकुलर हैश पे जाना है, लेकिन अगर हम लोग को ऐसा चाहिए कि मैं अगर उस कमिट पे चला जाऊं तो मैंने जो कुछ भी चेंजेस किए वो भी निकल जाए यहाँ से, तो वो अब हम लोग कैसे कर सकते हैं वो देखने वाला है। मैं पहले तो वापस से गिट लॉग लिखने वाला हूँ यहाँ पे, और इस चीज़ को अगर आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पे बहुत सारे कमिट्स हैं, तो यहाँ पे आप स्पेस बार दबा के स्क्रॉल कर सकते हो। और अभी यहाँ पे जो हम लोग का पहला कमिट था एडेड index.html एंड लाइन इन रीडमी, मैं इस हैश को कॉपी करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे आगे क्यू दबाने वाला हूँ और टर्मिनल को पहले तो क्लियर कर देने वाला हूँ। इसके बाद मैं गिट रीसेट लिखूँगा, और गिट रीसेट के बाद मैं डैश डैश हार्ड लिखने वाला हूँ, ताकि वो सारे के सारे चेंजेस भी यहाँ से चले जाए जो कि हम लोग ने उस कमिट के बाद करे थे। और मैं यहाँ पे उस हैश को पेस्ट करने वाला हूँ, एंटर दबाने वाला हूँ, और आपको तुरंत यहाँ पे दिख गया है कि दिस इज़ अ न्यू लाइन। ये जो हम लोग ने सबसे फर्स्ट कमिट के टाइम किया हुआ था इस रीडमी के अंदर, वो यहाँ पे आ चुका है। और index.html में भी सिर्फ h1 है, जिसके बाद एक्चुअली हम लोग ने h2 लिखा था हमारे सेकेंड ब्रांच पे, और उसको पुल करके हम लोग ने मेन ब्रांच पे मर्ज किया हुआ था। तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ से हट चुकी है। तो ऐसे आप अंडू कर सकते हो आपके कमिट्स को। तो दोस्तों अभी हम लोग किसी भी रिपोजिटरी को फोर्क कैसे कर सकते हैं वो देखने वाले। तो मैं अभी यहाँ पे गिटहब पे आ चुका हूँ। मैं गिटहब के होम पेज पे जाने वाला हूँ, और मैं सर्च में रिएक्ट लिखता हूँ। यहाँ पे मैं रिएक्ट लिख दूंगा, और ये जो फेसबुक की लाइब्रेरी है रिएक्ट, उसके रिपोजिटरी में मैं जा रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है फोर्क का। तो फोर्क बेसिकली क्या है, तो फोर्क का मतलब होता है कि ये जो रिपोजिटरी जो यहाँ पे एक्चुअली अभी एग्जिस्ट करती है, जो कि फेसबुक की है, फेसबुक के अकाउंट पे अभी एग्जिस्ट करती है, इसको अगर मैंने फोर्क कर लिया तो ये सेम रिपोजिटरी मेरे अकाउंट पे क्लोन हो जाएगी। तो अब अगर मैं अभी इसको फोर्क कर दूं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक नई रिपोजिटरी क्रिएट हो गई, सुमित दीक्षित /react। तो ये अभी पूरी की पूरी फोर्क हो चुकी है। मैंने इस रिपोजिटरी को फोर्क किया है, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है फोर्क फ्रॉम फेसबुक /react। तो फोर्क करने के बाद, फोर्क करने का एक्चुअली मकसद क्या होता है या फिर मतलब क्या होता है, तो बेसिकली ये जो रिपोजिटरी है वो अभी फेसबुक से मैंने क्लोन कर लिया, राइट। मेरे अकाउंट पे मैंने फेसबुक से क्लोन कर लिया। अभी ये रिपोजिटरी मेरे अकाउंट पे एग्जिस्ट करती है, तो इसको मैं क्लोन करके, इस लिंक से मैं क्लोन करके, जैसे कि हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा, मैं इसके ऊपर एडिट्स कर सकता हूँ, इसके ऊपर पुशेस कर सकता हूँ, और मैं इसके ऊपर पुश करने के बाद मैं फेसबुक के ऊपर पुल रिक्वेस्ट मार सकता हूँ। क्योंकि समझ लो ये ओपन सोर्स जो हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा, ओपन सोर्स क्या है, तो एक सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जिसके ऊपर कोई भी एक डेवलपर आके एक पुल रिक्वेस्ट मार सकता है। क्यों मारेगा वो पुल रिक्वेस्ट? क्योंकि उसको अगर लग रहा है कि ये पर्टिकुलर बग है जो कि मैं खुद फिक्स कर सकता हूँ, तो फिर वो उस रिपोजिटरी को फोर्क करेगा अपने लोकल मशीन पे। वो उस बग को पहले फिक्स करेगा, और फिर वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को पुल रिक्वेस्ट मारेगा। फिर पुल रिक्वेस्ट मारने के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन पे बैठा हुआ जो पर्सन होगा वो उस पुल रिक्वेस्ट को देखेगा, उसके कोड को टेस्ट करेगा अपने लोकल मशीन पे, और फिर टेस्ट होने के बाद अगर सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो जाए, अगर टेस्ट काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है,
तो फिर वो चीज़ वो अपने मेन कोड पे मर्ज कर देगा। तो ये एक काफ़ी बेसिक इंट्रोडक्शन था फोर्क करने का और ओपन सोर्स का। तो ओपन सोर्स जो कंट्रीब्यूशंस है ये ऐसे ही वर्क करते हैं कि पहले मैं उस रिपॉजिटरी को फोर्क करूँगा, फोर्क करने के बाद मैं इसे अपने लोकल मशीन पे क्लोन करके मैं इसके ऊपर बग्स है या फिर कोई मुझे फीचर ऐड करना है तो वो मैं फीचर ऐड कर सकता हूँ। और फिर फीचर ऐड होने के बाद मैं फेसबुक को यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट भेजूँगा, और पुल रिक्वेस्ट भेजने के बाद वो बंदा अगर मेरा सारा का सारा कोड सही से चल रहा है तो वो बंदा वहाँ पे मर्ज कर लेगा मेरी पुल रिक्वेस्ट, और फिर मेरा कोड फेसबुक के रिएक्ट के लाइब्रेरी में चल जाएगा। तो यही बेसिक चीज़ है फोर्किंग। ये मैंने बस प्रैक्टिकली नहीं समझाई है, मैंने फोर्क करके आपको दिखाया कि मेरे अकाउंट पे ये चीज़ आ रही है, ये रिपॉजिटरी आ रही है, और यहाँ पे मैं इस कोड को अपने लोकल मशीन पे यहाँ से क्लोन करके मैं ले सकता हूँ, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में दिखाया है आपको। सो यही था फोर्किंग। आई होप ये पूरा का पूरा ट्यूटोरियल आपको अच्छे से समझ में आया हो, मैंने जो भी सारी चीज़ें समझाई हो वो सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई हो। That's it for this tutorial. Thank you so much for watching and goodbye.